Assalamu alaikum, dear students. This is the second lecture of autopsy. In the last lecture, we studied the definition of postmortem examination or autopsy. इसके objectives क्या थे? What are the different types of autopsies? ये सारी हमने detail पढ़ी. Now, अब जब के autopsy करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि there are some prerequisites और pre-autopsy formalities, pre-autopsy protocol. उसके बगैर हम अटॉप्सी नहीं कर सकते. देयर आर सम ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर, देयर आर सम वर्क टू बी डन बाय पुलिस. तो उस जब तक पुलिस अपना काम पूरा नहीं करेगी या इस सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, अटॉप्सी नहीं की जा सकती. सो वी शुड नो व्हाट आर द प्री अटॉप्सी फॉर्मेलिटीज. आप इसको देख सकते हैं. सबसे पहला है विजिट टू द सीन ऑफ क्राइम. एंड सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेड बॉडी, रजिस्ट्रेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेड बॉडी का मतलब है कि सीन ऑफ क्राइम से डेड बॉडी आ गई है टू द मॉर्चरी. अब मॉर्चरी में जब आ गई है तो वी विल हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेड बॉडी. देन प्री ऑटोप्सी स्टोरेज. आते ही उसकी ऑटोप्सी नहीं हो सकती डेड बॉडी की, क्योंकि बहुत सारी कागजात तैयार करने हैं, बहुत सारे उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं. तो उसको फिर उसी वक्त ऑटोप्सी नहीं की जा सकती, उसको स्टोर किया जाता है. दिस इज प्री ऑटोप्सी स्टोरेज. देन लीगल फॉर्मेलिटीज़. कुछ ऐसे काम लीगल होते हैं जो पूरे करने ज़रूरी है. अदर फॉर्मेलिटीज़ लाइक डॉक्यूमेंट्स, ये आपको पूरे करने हैं. देन प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग अटॉप्सी, वो कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट. अब हम देखते हैं कि पहली रिक्वायरमेंट क्या है. विजिट टू द सीन ऑफ क्राइम. ठीक है, विजिट टू द सीन ऑफ क्राइम. ये आप देख सकते हैं, ये क्राइम सीन नज़र आ रहा है आपको. ये दिस इज क्राइम सीन. फोटोग्राफर है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पुलिस वाला ही लग रहा है. एंड ये उसका कंपेनियन है. एंड दिस इज प्रोबेबली ए बॉडी लाइंग अंडर द कवर. ये सीन ऑफ क्राइम है. अब इसको किसने विजिट करना है? इन आवर कंट्री दिस इज द जॉब ऑफ पुलिस. वेयर इज इन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर अदर सिस्टम प्रिवेल, इट इज द जॉब ऑफ अटॉप्सी सर्जन. सो वो जाके पुलिस वाला क्या करेगा? कॉर्डनिंग ऑफ द एरिया, यानी इस एरिया को कोई रिबन लगा के सेपरेट कर देगा कि कोई गैर मुतलका इंसान उसके अंदर नहीं आ सकता. सर्चिंग द सीन ऑफ क्राइम. अब वहाँ पे सारे तलाशी लेगा, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हैं. स्केचिंग, टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द सीन ऑफ क्राइम. इस सारा काम जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर्स करेंगे. ये दिस इज, यू कैन सी द कॉर्डनिंग ऑफ, ये येलो कलर के रिबन लगाए गए हैं जिससे इसको एरिया को सेपरेट कर दिया गया है सीन ऑफ क्राइम को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया. अब वो क्या इंस्पेक्ट करेगा? पहले सबसे पहले जाते ही देखेगा किस पोजीशन में बॉडी पड़ी है. फिर एग्जामिनेशन के बाद फोटोग्राफ्स ले लिए और उसके बाद वो मटेरियल कलेक्ट करेगा. लाइक वहाँ कोई वेपन पड़ा है, कोई भी और चीज़ है. लुकिंग फॉर द साइन ऑफ स्ट्रगल, कि अगर वहाँ पे टूटी हुई चीज़ें पड़ी हैं, फॉर एग्जांपल किसी के बाल पड़े हैं, कोई टूटी हुई चूड़ियाँ हैं, कोई फटा हुआ कपड़ा है, कोई खून है, ब्लड है, तो उन सारी चीज़ों को पुलिसमैन प्रिजर्व करेगा. सर्चिंग फॉर द बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल ट्रेस एविडेंसेस. ये भी आपको डिटेल में बाद में पता चलेगा कि ट्रेस एविडेंस क्या होते हैं और उनको कैसे हम कलेक्ट करते हैं. अब ये सारा काम सीन ऑफ द क्राइम से कंप्लीट हो गया. तो उसके बाद है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेड बॉडी. अब मॉर्चरी में डेड बॉडी लेके आनी है तो क्या होगा? दिस कैसे लेके आनी है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी नज़र आ रही है विच इज़ रैप्ड इन ए बैग. So the body should be transported with due care, not to lose any evidence or may not induce any postmortem injuries. ये ना हो कि हम अपनी तरफ से कोई उसमें इंजरी ऐड कर दें या उसको कोई एविडेंस लूज हो जाए. The body should be wrapped in plastic sheet, tied at head and foot end. अच्छी तरह उसको रैप कर लें और बंद कर दें बैग, प्लास्टिक बैग में. देन अब बॉडी पहुंच गई है इन द मॉर्चरी. अब मॉर्चरी में उसको एक बॉडी नहीं है, बहुत सारी बॉडीज होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. सॉरी. तो उस वक्त ये नहीं हो सकता कि आप उसको ऐसे ही किसी फ्रीजर में रख दें. यू हैव टू डन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डेड बॉडी. तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? ऑन रिसीट ऑफ डेड बॉडी एट ऑप्सी सेंटर,
ऑथराइज स्टाफ विल रजिस्टर एंड मेक एंट्रीज इन इट। हमारे पास वहाँ पे स्टाफ होता है, लाइक मॉर्चरी स्टाफ इन द इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, तीनों शिफ्ट्स पे, जो कि इस डेड बॉडी को रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद इसकी जनरल एंट्री करते हैं। एक जनरल रजिस्टर होता है, आप मॉर्चरी में जब आएंगे विजिट पे तो आप देखेंगे देयर इज़ अ बिग ह्यूज रजिस्टर विच इज़ अ जनरल रजिस्टर, उसमें एंट्री की जाती है। देन एंट्री इनटू ऑटोप्सी रजिस्टर। फिर उसके बाद क्या, जब एंट्रीज हो जाती हैं तो आइडेंटिफिकेशन टैग्स लगाएंगे जिसमें नेम है, उसका एज है, सेक्स है, उसकी पुलिस स्टेशन है, ये सारा लिख के तो बॉडी के साथ टैग लगा देते हैं ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए और आइडेंटिफाई हो जाए। शिफ्टिंग द बॉडी टू स्टोरेज रूम इनटू द फ्रीज़र। अब ये सारे काम कंप्लीट करके बॉडी को स्टोरेज रूम में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे फ्रीज़र होते हैं। अब थोड़ी सी रजिस्टर्स की हम डिटेल देख लें। जनरल रजिस्टर में serial number, date and time of receipt of the body, name, identity of the deceased, name and number of the constables and their police station, date and time of the delivery of the body, कि किस वक्त बॉडी आई, उसका नाम क्या है, अगर वो नॉन बॉडी है उसका नाम क्या है, उसके बायोडाटा पूरा लिखा जाता है, जो उसके साथ कांस्टेबल जो उस बॉडी को लेके आए हैं उनका नंबर, उनके फ़ोन नंबर्स, उनका पुलिस स्टेशन, एवरीथिंग इज़ रिटन इन जनरल रजिस्टर। उसके बाद एक ऑटोप्सी रजिस्टर, जैसे पहले बताया, उसमें एक ईयरली नंबर होता है कि ये साल की कितने नंबर, 300वीं ऑटोप्सी है, सेकंड 100 है, ये क्या कितना नंबर है ईयरली। उसके बाद ऑटोप्सी, इस ऑटोप्सी का जिस डॉक्टर ने करनी है वो कौन सा नंबर है। नेम, डेट, टाइम ऑटोप्सी इस रजिस्टर में भी लिखा जाता है। जो स्पेसिमन कलेक्ट किए गए, ये कॉलम ऑटोप्सी के बाद फिल होगा कि डेड बॉडी में जब ऑटोप्सी की गई तो विच स्पेसिमन वर कलेक्टेड। प्रोविजनल कंक्लूजन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ, उसके बाद कि हमें प्रोविजनल कंक्लूजन क्या थी कॉज ऑफ डेथ की, वो भी इस रजिस्टर ऑटोप्सी रजिस्टर में लिखा जाता है। अब प्री ऑटोप्सी स्टोरेज क्या होता है? दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज एरियाज। अबव राइट आप देख सकते हैं इस तरह के फ्रीजर जो हैं, इन दे आर लाइंग इन आवर मॉर्चरी एंड बिलो लोअर लेफ्ट पे आप देख सकते हैं ये कोल्ड स्टोरेज एरिया है। कोल्ड स्टोरेज एरिया का मतलब होता है कि एक लो टेम्परेचर पे एक मेंटेन किया हुआ लार्ज एरिया और हॉल जिसमें डिफरेंट रैक्स होते हैं और वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डेड बॉडी कैन बी स्टोर्ड इन केस ऑफ मैस डिजास्टर, कोई खुदा ना खासा ब्लास्ट हो जाए या कोई भी जिसमें मैसिव डेथ्स हो जाए, तो फिर उस वहाँ पे इस कोल्ड स्टोरेज एरिया की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेड बॉडीज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। जो अपर ये टॉप पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक फ्रीज़र में 3-3 डेड बॉडीज़ रखने की सहूलत होती है। दिस इज़, ये ओपन करके बताया गया है, ये एक ट्रे है जिसके ऊपर डेड बॉडी रखी जाती है, इसी तरह ऊपर है, ये इसके डोर्स ओपन किए गए। फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज बॉडीज आर केप्ट इन फ्रीजर हैविंग +4 सेल्सियस। इसको फ्रीजर तो नहीं एक्चुअली कहना चाहिए, इट इज़ फ्रिज। इसका +4 टेम्परेचर होता है और इसको हम कुछ दिनों के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए डेड बॉडीज़ को रखना हो तो हम +4 टेम्परेचर पे रखते हैं। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए विच इज़ यूजली रिक्वायर्ड आफ्टर ऑटोप्सी, तो उसके लिए हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए विच इज़ नॉट फाउंड इन आवर मॉर्चरीज। वो स्पेशल टाइप की मॉर्चरी या स्पेशल फ्रीज़र होते हैं विच आर नॉट अवेलेबल टू अस। सो हमारे पास मॉर्चरी में जितने भी फ्रिज हैं, फ्रीजर्स उनको कहते हैं, उनका +4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद है कि आप बॉडी भी रख दी तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। When the police brings the body to the mortuary, initially they request for preservation of the dead body for 3 days, during which the legal formalities are fulfilled. जैसे आपको मैंने पहले बताया कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ ये नहीं हो सकता कि जो ही डेड बॉडी आए तो उसके वक्त उसी की ऑटोप्सी हो जाए। बहुत सारे पेपर्स हमें पूरे करने पड़ते हैं, बहुत सारी और चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो उतने देर के लिए बॉडी को प्रिजर्वेशन के तौर पे रखा जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है लॉजिंग ऑफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बाय लीगल हायर्स इन केस ऑफ सस्पिशियस डेथ। कोई होमिसाइड है, एक्सीडेंट है, सुइसाइड है, तो उसके रिलेटिव्स, उसके वारिस जब तक FIR नहीं लॉन्च कराएंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ऑटोप्सी नहीं हो सकती।
ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें। Then issuing authority letter in the name of doctor or head of the institution. अब ये है कि अथॉरिटी लेटर हमें एक तो एफआईआर उन्होंने दर्ज करानी है, दूसरा ये है कि जिस डॉक्टर ने ऑटोप्सी करनी है उसके नाम पे या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से जहाँ पे भी ऑटोप्सी होनी है एक लेटर इशू किया जाता है विच इज़ कॉल्ड अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर का मतलब है कि हम आपको अथॉरिटी देते हैं, इस डॉक्टर को अथॉरिटी देते हैं कि वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करे। This authority letter is the most important document without which you cannot conduct autopsy. ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर चाहे सारे डॉक्यूमेंट्स और पूरे हों, अगर अथॉरिटी लेटर जिसको हम डॉकेट भी कहते हैं, DOCKET, डॉकेट की भी कहते हैं, अगर वो ना हो तो उसके बगैर हम ऑटोप्सी नहीं कर सकते। अदर फॉर्मेलिटीज़ या अदर डॉक्यूमेंटेशन कौन सी होती है? कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं विच वी नीड प्रायर टू ऑटोप्सी और कुछ डॉक्यूमेंट्स है वी विल जनरेट आफ्टर ऑटोप्सी। वो ये साथ साथ हम डिटेल देखेंगे। अब ऑटोप्सी से पहले, चूँकि हम प्री ऑटोप्सी प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, तो ऑटोप्सी से पहले हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम देख रहे हैं। अथॉरिटी, जैसे मैंने आपसे को पहले बताया कि डॉकेट और अथॉरिटी लेटर ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अथॉरिटी कौन है, कौन इजाज़त देगा? इट इज़ स्टेट। और स्टेट खुद कैसे आएगी? थ्रू पुलिस। सो पुलिस इज़ द अथॉरिटी इन केस ऑफ ऑटोप्सी। कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, ना रिलेटिव्स ना डॉक्टर्स, कि ऑटोप्सी होगी या नहीं होगी, इसकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दिस अथॉरिटी इज़ विद पुलिस। पुलिस डिसाइड करेगी कि इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं। अब वो पुलिस जो है वो लेटर इशू करती है, वो अथॉरिटी देती है, ट्रांसफ़र करती है टू डॉक्टर कि आप ऑटोप्सी कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं विच आर मैंडेटरी और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड सम आर कंडीशनल और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर हम ऑटोप्सी नहीं कर सकते, और कंडीशनल का मतलब है कि ये कभी चाहिए होते हैं और कभी नहीं चाहिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं नेसेसरी, ये आपको याद रखने चाहिए और इनकी डिटेल भी आपको आने चाहिए। वो जैसे आपको पहले बताया अथॉरिटी लेटर, दूसरा है डेड बॉडी चालान एंड कॉपी ऑफ द एफआईआर, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इंजरी स्टेटमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर। ये 5 डॉक्यूमेंट दे आर मैंडेटरी, दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड। इसके बगैर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। ये दिस इज अथॉरिटी लेटर और डॉकेट। आप देखें, ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इसको इशू किया और प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन HOD के नाम पे है, और इसमें ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम FIR नंबर ये है और नाम बायोडाटा सारा लिखा है, और इस इनक्लोज नेसेसरी एक्शन के लिए उन्होंने कहा कि ये करें फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। कि आपको ये लेटर इशू किया जाता है कि आप पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करें और हमें रिपोर्ट दें अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। दिस इज़ कॉल्ड डॉकेट। आप देखेंगे कि डॉकेट के ऊपर रिसीव करने का टाइम लिखा हुआ है, किस डेट को आया, 25 जनवरी 2020, और किस डॉक्टर ने करना है ये उसको मार्क किया गया है, उसका नाम लिखा गया उस डॉक्टर पे। दिस इज़ डॉकेट। दिस इज़ इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है ये एक एप्लीकेशन होती है जिसमें पूरा वाक़ये की डिटेल होती है। अब आप देखेंगे, मैं उसकी इंक्वेस्ट की दोबारा भी आपको बताती हूँ। एंड दिस इज़ FIR में आप पढ़ सकते हैं कि SHO की खिदमत में एक इंसान ने लिखी है कि मेरा भाई या मेरा फ़लाँ या मेरी बहन या कोई इस तरह हम जा रहे थे तो हमने ये देखा वहाँ फायरिंग हो रही थी, तो मेरा ये रिलेटिव जो था ये ज़ख्मी होकर गिर पड़ा, हम हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो इस फ़लाँ मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट पीपल के नाम लिए जाते हैं जिनके ऊपर उनको जिन्होंने उसको मारा हो उनके ख़िलाफ़ वो एप्लीकेशन, उनके नाम लिखवाए जाते हैं, और ये एप्लीकेशन दी जाती है कि दिस इज़ फॉर द इन्वेस्टिगेशन, कि इसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है तो आप इन्वेस्टिगेशन करें। दिस इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें जो कुछ लिखा जाता है उसी की बेस पे आगे पूरा मुकदमा चलता है। अब आगे डिफरेंट किस्म का एक फॉर्म देखेंगे। सबसे इसकी टॉप पे देखें तो बे फॉर्म लिखा हुआ है, बे। ये दिस इज़ फॉर्म B और बे अननेचुरल डेथ ड्यू टू वायलेंस।
ये फॉर्म उस सूरत में फिल किया जाता है जहाँ सस्पिशियस ऑफ वायलेंस हो और अननेचुरल डेथ हो। इसमें सारी डिटेल पुलिस ने ये फिल किया होता है। आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर बायोडाटा भी है, इसके ऊपर उम्र, उसकी कहाँ एड्रेस है और कहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली है और कितने उसके ऊपर इंजरीज हैं, ये क्या डिटेल है, ये सारा पुलिस उसको फिल करती है। एंड दिस इज़ कॉल्ड बे फॉर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद देखेंगे कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर इफ ए पर्सन वाज इनिशियली इंजर्ड एंड वाज हॉस्पिटलाइज, तो फिर उसको हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? हमें चाहिए एमएलसी। अगर उसका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन हुआ है तो हमें उसका मेडिको लीगल सर्टिफिकेट वी रिक्वायर फॉर ऑटोप्सी कि उसके पे कौन सी इंजरीज थी, क्या लिखा हुआ था, वो सारा डॉक्टर हैज़ टू रीड दिस। हॉस्पिटल चार्ट, ट्रीटमेंट नोट, एडमिट रहा है तो उसको क्या ट्रीटमेंट दी गई है, उसकी सर्जरी थी या उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट थी, वो सारी डिटेल चाहिए। ऑपरेशन नोट्स चाहिए। और इफ़ द डेथ हैज़ अकर इन द हॉस्पिटल तो फिर हमें वहाँ का डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब मैं उस पहले आपको बताया था कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट की डिटेल देख लेते हैं। उसको पंचनामा भी कहते हैं। It is a report in which the available history of the case and circumstances under which the body was found or recovered are recorded. This recorded opinion of the witnesses and police officers regarding the injuries, manner of their causation, cause of death, indication of suspected foul play, if any. इसमें अब जो विटनेस हैं उनके भी सारे रिकॉर्ड है, उनका बयान है सारा। पुलिस ऑफिसर की जो ओपिनियन है वो भी कि मैंने ये है, उसकी इंजरी स्टेट ऐसी थी और मैनर ऑफ कॉजेशन क्या था, कौन सा वेपन था, ब्लंट था, शार्प था, फायर आर्म लगा है और कॉज ऑफ डेथ क्या था, ये सारा इंक्वेस्ट रिपोर्ट जिसको पंचनामा भी कहते हैं उसमें लिखा होता है। The whole purpose of preparing an inquest report under Section 174 is to investigate into and draw up a report of the apparent cause of death, describing such wound as may be found on the body of the deceased, and stating in what manner. अब manner भी describe करना है, injuries की detail भी बतानी है, apparent cause of death भी बताना है। और section जो postmortem examination का है, this is 174 CRPC। इस सेक्शन को आप याद रखें, 174। फिर ये भी बताना है कि बाय व्हाट वेपन और इंस्ट्रूमेंट, ये सारा डिटेल उसमें बताना है। दैट द इंक्वेस्ट रिपोर्ट वाज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन wherein all the names of the person caused were to be mentioned। एक बंदे की तरफ से ये नहीं है जैसे कि FIR होती है, बल्कि ये जितने बंदों की स्टेटमेंट्स हैं वो सब की इसमें रिकॉर्ड की जाएगी along with the opinion of the police। अब ये फॉर्म मैंने आपको बताया जो वायलेंस अननेचुरल डेथ के लिए, जो नेचुरल डेथ के लिए फॉर्म फिल किया जाएगा, इट इज़ फॉर्म अलिफ और ए। दूसरा है फॉर्म बी और जिसको बे फॉर्म भी कहते हैं इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ। और अगर पॉइजनिंग की डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग का सस्पिशन है तो देन जीम फॉर्म। 3 टाइप के फॉर्म होते हैं जो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फॉर्म अटैच होंगे। अब प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑटोप्सी कैसी होनी चाहिए? वेल डेवलप्ड, वेल डिजाइंड ऑटोप्सी सूट बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसको ऑपरेशन थिएटर की तरह डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है कि हमने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है कि पेशेंट में ना चली जाए, लेकिन इसके कॉन्ट्ररी ऑटोप्सी लैब में मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्फेक्शन शुड नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द स्टाफ एंड ऑटोप्सी सर्जन। ये ना हो कि डेड बॉडी से इन्फेक्शन जो है वो पुलिस उसको ऑटोप्सी सर्जन को लग जाए। ठीक है, बनाया ऑपरेशन थिएटर की तरह ही जाता है, उसको मेंटेन भी किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। So this is enough for today and hope you understand। और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह लेक्चर 3 में की मैं आपको डिटेल्स जल्द ही दूंगी। थैंक यू वेरी मच।